नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे बिहारी जी के गुरु। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे न्यूटन साहब के तीनों लॉ के बारे में, यानी लॉज ऑफ मोशन के तीनों लॉ के बारे में पढ़ रहे होंगे। और इसमें हम लोग फोर्स और मोमेंटम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन साहब का लॉ दिया कब गया था और किस किताब में इसका चर्चा है। तो लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉ सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1687 में दिया गया था, 5 जुलाई 1687 में। एक प्रिंसिपिया नाम का पुस्तक में इसका चर्चा है। किस पुस्तक में चर्चा है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इसका चर्चा है। आप लोग इस बात को बस ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉज ऑफ मोशन का चर्चा यानी कि लॉज ऑफ मोशन किस किताब में इसका वर्णन है, तो न्यूटन साहब के प्रिंसिपिया बुक में इसका वर्णन है। न्यूटन साहब का जन्म कब हुआ था? सर आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था 1643 में, इंग्लैंड में। ठीक है, इसमें से याद रखने वाली बात 3 बात है। न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया बुक में जो चर्चा किया गया है लॉज ऑफ मोशन का, किस वर्ष दिया गया? 1687 में दिया गया। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ था? 1643 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोशन क्या है। मोशन कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेस्ट क्या था? रेस्ट इज़ कि टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो, उसे हम लोग रेस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये साइकिल है, अगले 5 सेकेंड तक ये यहीं रह जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि 1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक में हम लोग कह सकते हैं ये अभी रेस्ट में था। बट आने वाले 5 सेकेंड के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये साइकिल चलना शुरू कर दे, मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन इस साइकिल का यहाँ था और 5 सेकेंड बाद ये साइकिल यहाँ पहुँच गया, तो क्या हुआ था? पोजीशन चेंज हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? तो टाइम के अकॉर्डिंग। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये मोशन में है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग दो बात समझ चुके हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन और रेस्ट किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर करता है। अगर मान लेते हैं ये साइकिल यहाँ पे खड़ा है, अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट यानी कि ये ट्रेन चल रहा है इस साइड, ठीक है, तो इस साइकिल के अकॉर्डिंग, इस साइकिल के रेफरेंस में अभी ट्रेन मोशन में है। ओके, अगर हम लोग इस ट्रेन को भी इस डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दे और साइकिल को घुमा दे इधर और सेम इस डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दे, दोनों का स्पीड मैच कर दे, तो क्या हो जाएगा? इस दोनों के रेफरेंस पॉइंट में इस दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइकिल के रेफरेंस पॉइंट में ट्रेन भी रेस्ट में है और ट्रेन के रेफरेंस पॉइंट में साइकिल भी रेस्ट में है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि फोर्स होता क्या है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको फोर्स के बारे में और मोमेंटम के बारे में हर टाइम, हर कुछ सेकंड में चर्चा होता दिखेगा। तो इसलिए हम लोग पहले फोर्स को देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पुल और पुश। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। यानी कि अगर हम लोग इस साइड से खड़े हो जाएं और इसको फोर्स लगाएं अपने तरफ, तो ये पुल हो जाएगा। अगर इस साइड फोर्स लगाएं तो वो पुश हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स इज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, इस पे एक्ट हो रहा है पुल और पुश, तो हम लोग कह सकते हैं अभी ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो फोर्स पोजीशन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट
न्यूटन होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड होगा, तो मास पे डिपेंड होगा और वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड होगा। अगर मान लेते हैं ये एक लड़का है जिसका वेट है 50 kg और ये एक लड़का है जिसका वेट है 10 kg, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे तो क्या होगा, 10 kg वाला 50 kg को हिला भी नहीं पाएगा, थोड़ा मोड़ा हिल जाएगा, लेकिन अगर 50 kg वाला 10 kg वाले को अगर धक्का दे तो वो गिर जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं इसके द्वारा फोर्स क्रिएट किया गया है जो इस छोटे से ऑब्जेक्ट से ज़्यादा था, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि यही दो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी बहुत दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन बहुत हाई है इसका। मास तो अभी 10 kg ही था, इसका भी 50 kg था, ठीक है। अगर ये बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, एक्सेलरेशन हाई है, तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन अभी मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये अभी किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये एक्सेलरेट होता आ रहा है, और ये अभी 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के से ये एक्सेलरेट होता आ रहा है। तो इसका टोटल जो फोर्स निकलेगा ये हो जाएगा 100 kg इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 200 kg मीटर पर आवर स्क्वायर। हम लोग को दिख सकता है कि इसका फोर्स क्रिएट किया गया जो है और इसका जो फोर्स क्रिएट किया गया है ये बहुत डिफरेंस में है। 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का रफ्तार इसका ज़्यादा है, तो इसको ईजिली धक्का दे देगा या फिर चोट पहुंचा सकता है। तो फोर्स किस किस पे डिपेंड है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। इसी प्रकार हम लोग अगर देखेंगे तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस और अनबैलेंस कुछ नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से लगाया हुआ फोर्स और इधर से लगाया हुआ फोर्स, अगर दोनों का x न्यूटन है, x न्यूटन ही है, तो वो फोर्स अभी बैलेंस्ड है, यानी कि टोटल नेट जो निकलेगा वो 0 हो जाएगा। x माइनस एक्स 0। अगर मान लेते हैं ये x ना होके, अगर मान लेते हैं ये x ना होके 20 रहता और इधर का 10 रहता, तो अब क्या होता है, नेट फोर्स तो 0 नहीं रहता, यानी कि इधर से इधर आने में इसको 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, यानी कि अगर ये 20 था, अगर ये 20 था और अगर ये 10 था, इसको ये पुश कर रहा है इधर से और इसको ये पुश कर रहा है इधर से, तो किसका ज़्यादा है, इस वाले ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है। तो ये किसको फोर्स लगाएगा, तो इधर फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस था, 10-10 दोनों तरफ रहता तो ये बैलेंस्ड रहता। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के तरफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनटिल और अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लेते हैं ये बस चल रहा है इस डायरेक्शन में, तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कि जब तक हम लोग ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, मान लेते हैं ये इंसान अगर रुका हुआ है, ये रुका ही रहेगा जब तक अपना ये फोर्स अप्लाई ना करे धरती पे, यानी कि अर्थ पे चलने के लिए। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन साहब का ये पहला लॉ था, जिसमें इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स।
न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉज ऑफ इनर्शिया से थोड़ा सा मिलता जुलता था। लॉज ऑफ इनर्शिया में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई ना किया गया हो, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक वो कोई दूसरे फोर्स कोई ऐसा अप्लाई ना हो जो उसको रेस्ट में ला दे। वैसा ही एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं ये बस है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक से इसको ये टर्न लेना पड़े, तो ये जो पैसेंजर अंदर का जो बैठा रहता है वो कैसा फील करेगा? वो इस डायरेक्शन में बेंट होता हुआ दिखेगा। बस तो इधर घुमा लेकिन वो बेंट हो जाएगा इस साइड, जो हम लोग हमेशा बस में बैठते हैं तो ये फील हम लोग को होता ही होगा। तो ये तीनों इनर्शिया का टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ में क्या था? कोई भी बॉडी अपने जगह पे रहना चाहेगा, या फिर वो मोशन में हो या तो वो रेस्ट में हो। कब तक वो रेस्ट में रहेगा या फिर कब तक वो मोशन में रहेगा? जब तक वो बाहरी फोर्स कोई उस पर एक्ट ना हो। अब देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कह सकते हैं कि इसी मोशन से फोर्स भी डिफाइन होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस न्यूटन के लॉ में या फिर किस लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को डिफाइन किया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को डिफाइन किया गया है।